हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आलू टेक्निकल फिर से आ गए एक सीरीज़ लेकर के। रंगीली सीरीज में ग्राम विकास अधिकारी का 2018 का प्रीवियस पेपर सॉल्व पेपर लेके आ गए हैं। पढ़ो समझो देखते हैं। तो आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो कल हमने देखा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन क्या रहेगा आपका? जनरल हिंदी जो होता है, जो आपका चलता आ रहा था वही चलेगा, जनरल हिंदी। जनरल क्या चलेगा? हिंदी। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो क्या बात करेंगे? हिंदी। क्या देख लो भाई, पहला पोर्शन जनरल हिंदी, पहला पोर्शन जनरल हिंदी। दूसरा पोर्शन रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। तीसरा पोर्शन जनरल नॉलेज। ये आपका रोज का है जनरल हिंदी। ये आपका रोज जब आप पढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम की रोज तैयारी करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तभी एग्ज़ाम में आप वीडियो एग्ज़ाम में तभी आप फोड़ पाएंगे जब आप रोज़ तैयारी करेंगे। वो भी क्या? एग्ज़ाम से पहले रोज़ एग्ज़ाम की तैयारी। आओ लेक्चर नहीं पेलते हैं, बात करते हैं। भाई सवाल नंबर पहला क्या बता रहा है? भाइयों बहनों आओ क्लास में। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या लिखा है? महोत्सव का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा? भाइयों बहनों बताओ। मेरे प्यारे देशवासियों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी। ऑप्शन कह रहा है मह प्लस उत्सव। दूसरा कह रहा है मही प्लस उत्सव। तीसरा कह रहा है मही प्लस उत्सव। ये कह रहा है महा प्लस उत्सव। उत्सव। तो देखो इसमें हमने क्या बात कर ली है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव। तो इसमें देखो कहीं बड़े आ की मात्रा आ रही है, मह नहीं, मही छोटी, मही बड़ी, महा। तो क्या हुआ? महा उत्सव। मतलब महोत्सव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो शब्द आएंगे जो जिसमें बड़ा चीज़ होगा, मतलब बड़ा आ, बड़ा ऊ। तो क्या हम बात करें? जैसे आकाश, इसमें कौन से वर्ड आएंगे? आकाश, आपात, अनार, औजार। ये इसमें क्या चीज़ आएगा जो आपका औजार नहीं आ? आवाज़। क्या लिख लो? आवाज़। ये इतने वर्ड इसमें आएंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो वो वर्ड जो आ से निकलेंगे, आकाश, आपात, आवाज़ और महा प्लस उत्सव, महा। तो ये क्या लिखना है? महा प्लस उत्सव। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। बैलगाड़ी में समास क्या है? क्या लिखा है? बैलगाड़ी में समास क्या है? भाई बैलगाड़ी जानते हैं आप लोग? बहुत से कम लोग जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, अब एग्ज़ाम में आता है तो जानना पड़ेगा। द्वंद्व। क्या लिखा है? द्वंद्व समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। सुनो, बैलगाड़ी में क्या है? बैलगाड़ी में समास क्या है? बैलगाड़ी में समास क्या है? तो बैलगाड़ी क्या लिखा है? बैलगाड़ी, जो बैल खींचते हैं गाड़ी को, उसमें समास क्या है? तत्पुरुष। कैसे पता करोगे? बैलगाड़ी मतलब बैल कौन होता है? बैल होता है जो गाड़ी को खींचता है, और बैल एक बलवान होता है। तो इसमें देखो, इसमें तत्पुरुष है, पुरुष लगा हुआ है, तो पुरुष से आप बैलगाड़ी का समास पता कर लेना कि ये भी बलवान होता है और बैलगाड़ी भी बलवान खींचता है। तो क्या बात करोगे? पुरुष।
तत्पुरुष, क्या ठोक क्या ना, तत्पुरुष। चीज़ें क्लियर, गिरो नहीं दोस्त, चीज़ें क्लियर। चलो अगर क्लियर है तो सवाल नंबर टू तीसरू देख लू तू हूँ। सवाल नंबर तीतलू, सवाल नंबर तीतलू। तीतलू क्या कह रहा है, आगमन में उपसर्ग क्या है, क्या कह रहा है, आगमन में उपसर्ग, उपसर्ग क्या है आगमन में। उपसर्ग की जब बात कर देगा, सर्ग उपसर्ग, क्या उपसर्ग, तो हम इसमें क्या बात करेंगे, देखो उपसर्ग जैसे हाँ, तो ए बी सी एंड डी क्या बात कर रहा है, आ, फिर आग, फिर छोटा आ और फिर मन, ठीक है। ठीक हो गया। तो क्या बात करेंगे, जैसे आगमन में उपसर्ग क्या है भाई, आगमन, आगमन में उपसर्ग क्या है, तो आग नहीं, छोटा गलत हो जाएगा, मन ये भी नहीं, उपसर्ग है आ, क्या है आ। जैसे आकाश में उपसर्ग क्या है, आकाश में उपसर्ग है आ, आपात में उपसर्ग क्या है आ, तो इसलिए आगमन में उपसर्ग क्या है आ। चीज़ें क्लियर। आगमन क्या मतलब आ, तो आ मतलब आजा, पहले आगमन, तो आगमन में आ मतलब आपका स्वागत है, तो वो क्या है उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे कि समझो आगमन लिखा हुआ है कहीं, तो आगमन में पहला अक्षर बड़ा आ है, बड़ा का मतलब होता है आइए आपका वेलकम है। आपका वेलकम कब करते हैं, जब हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, कब, जब एक होता है सर्ग, दूसरा उपसर्ग, मतलब कुछ हम अलग से करें, ऊपर से करें, तो क्या होता है आगमन में बड़ा। चीज़ें क्लियर। अगर क्लियर है तो 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर पे आ जाएंगे क्या, तो क्या देखेंगे, रसोइया में प्रत्यय क्या है, क्या देखेंगे, रसोइया, रसोइया में प्रत्यय है, प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय, रसोइया में प्रत्यय क्या है, तो इसमें दिया हुआ है या, ए बी सी डी, क्या दिया हुआ है या आ एंड रस। भाइयों और मेरे बहनों, मेरे मित्रों, रसोइया में प्रत्यय क्या है, छोटा या बड़ा या रस। तो हम क्या बात करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे, रसोइया तो क्या है या, इतना जो है ये आपका क्या है प्रत्यय, इतना क्या है प्रत्यय। अगर बड़ा होता तो इसमें उपसर्ग क्या होता, ऊपर का सामने का भाग उपसर्ग होता। ये इसका इया, रसोइया, इसमें क्या कह रहा है इया, ये इसका क्या है प्रत्यय, इसका क्या है प्रत्यय। बात समझ में आई। अगर हम इया हटा दे तो रसो बचेगा, इसलिए प्रत्यय मतलब पूरक है। अगर ये लग जा रहा तो उसको पूरक कर दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं पूरक। प्रत्यय मतलब प्रत्येक शब्द में होगा तो प्रत्यय, क्या या। एक गाड़ी रहती किया, एक गाड़ी आती है किया, उसी का नंबर है इया। जब आप पढ़ोगे इया तो आप गाड़ी लोगे किया। चीज़ समझ में आ रही, इसलिए वीडियो बनना है, इसलिए वीडियो बनना है। 2018 के पेपर लगाने हैं और ये सारे सवाल करके फोड़ फाड़ के एग्ज़ाम में आना है। समझ में आ रही चीज़ें। चलो अगर समझ में आ रही तो पढ़ो, नहीं आ रही तो फिर भी पढ़ो, अगर फिर भी ना आए तो फिर भी पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। चलो ऑप्शन नंबर देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 5। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये क्या बोल रहा है क्षेत्र, ये क्या बोला है गाय, ये क्या बोला है गधा, गधे मत बनो, ये क्या है घर। अब समझो, अब ये क्या सवाल बोल रहा है
निम्न में से कौन सा तत्सम है शब्द? एक तुम्हारा एक और ऑप्शन आएगा कभी कि तद्भव है। निम्न में अगर तत्भव आ जाए कभी, तद्भव, ये तो तत्सम पूछेगा। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो हमारे अच्छे शब्द होते हैं, जैसे हेलो, कैसे हैं दोस्त, ये पूरा वर्ड क्या है? तत्सम। और अबे कैसा है रे तू, ये क्या है? तद्भव। जैसे तत्सम अगर इसमें पूछ ले तो इसमें अच्छा शब्द कौन सा लग रहा है? देखो, गाय, घर, गधा, घर, ये क्या है आपके? 1 2 3, ये तीनों आपके क्या हैं? तद्भव। ये क्या है? तद्भव। और तत्सम क्या है? क्षेत्र। ये कौन सा वर्ड है? क्षेत्र। ये क्या है? तत्सम। क्षेत्र का तद्भव अगर हम बात करें तो क्या होगा? खेत। भाई कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहे हैं। दूसरी चीज़ गाय का अगर हम लिखें गाय, लिखें गधा और लिखें घर। सुनो, तो अब हम अगर बात करें इन चीज़ों की, क्या लिखें? घर। तो अगर हम बात करें इन चीज़ों की तो देखो, जैसे गाय है, गाय का क्या हो जाता है? गौ। घर का क्या हो जाता है? ग्रह, गर्दभ। सोचो, जैसे आप कभी जब घर बनवाएंगे, जब आप वीडियो बन जाएंगे तो आप एक बड़ा सा घर बनवाएंगे और फिर घर बनवाने पर उसका गृह प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? गृह प्रवेश। क्या लिखेंगे? भाई आज गृह प्रवेश है, बहुत सारे लोग आ जाना, पार्टी। ये नहीं कि लिखेंगे घर घुसाई है आज, घर पिलाई है आज, ऐसा नहीं लिखना। अच्छे वर्ड लिखेंगे, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। घर में घुसाई ये नहीं लिखेंगे ना आप। तो गृह, जो वर्ड अच्छे होंगे, जैसे तत्सम मतलब एक संस्कृत वर्ड आते हैं जो संस्कृत में लुभे हैं। और तद्भव, भव मतलब भौंक देना किसी पे, जैसे कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? क्षेत्र जा रहे हैं। कितना अच्छा वर्ड लग रहा है। अच्छे वर्ड तत्सम में है। और भौंक दे वाले तद्भव। क्या कह रहा? तद्भव। जैसे गधे हो क्या? अगर गर्दभ, अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई गर्दभ कहाँ जा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा आप कहेंगे ठीक है वहाँ जा रहे हैं। कोई बोलते गधे कहाँ जा रहे हो, तो पकड़ के उसको मार के बड़ी क्रियाएं होंगी, बड़ा लड़ाई झगड़ा होगा। किस लिए? उसने आपको गधा कह दिया, गर्दभ कह देगा तो आप नहीं बुरा मानेंगे। वजह यह है कि आपको समझने में 10-5 मिनट लग जाएंगे। गर्दभ मतलब, अच्छा गर्दभ मतलब अगर जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको, अच्छा ठीक है, वो तो खुश हो जाएगा गधे को सुन करके। इसलिए संस्कृत में तत्सम है, मतलब अच्छे वर्ड, मतलब गर्दभ, और तद्भव में गधे, भौंक देना, इसलिए। तो ये सारे वर्ड मेरे तो समझेंगे हम यहाँ से, ठीक है? तो समझ जाओ, तत्सम इसमें क्या है? क्षेत्र। और गधा, घर, ये सब क्या है? आपके तद्भव। कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिस्ट बना लेना और वहाँ पे कर देना। तत्सम अच्छे वर्ड होंगे, तद्भव भौंक देने वर्ड होंगे। चीज़ें क्लियर? अब जैसे आप घर जाते हैं, आपका कोई मित्र होता है जो बहुत ही मित्र अच्छा होता है, तो भाई उसे हमेशा उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर कोई फूफा और जीजा या कोई मामा आ जाए घर में तो बहुत आप रिस्पेक्ट से उसका सविनय निवेदन करते हैं। तो इसलिए सविनय निवेदन करना क्या है? तत्सम है। और किसी दोस्त के साथ मिलना, कहाँ जा रहा है बे, तद्भव है। क्लियर? नोट कर लो, आगे बढ़ो भाई। इसके बाद पानी पीते हैं। भाई बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी के अंदर पानी पीना सख्त ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है? शरीर में पानी की कमी कैसे पूरी की जाती है? पी करके, इंजेक्ट कर करके, एंड बस वही रीज़न है। तो भाई क्या देख लेते हैं, ये हुई। अब आ जाओ जनरल इंटेलिजेंस में। काहे में आओ? जनरल। चल भाई ग्रुप क्यों रहा है? इंटेलिजेंस हम बात कर लेंगे जनरल इंटेलिजेंस में। अगर मैं बात करूंगा जनरल इंटेलिजेंस का, तो एक सवाल है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। किसका? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है अगर किसी निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट, मतलब कूट, ये वाला नहीं कूट है जो हमने बताया, कूट भाषा में आपका लिखा हुआ है कि बैड टाइम टू परचेज,
बैड टाइम टू परचेज को हमने क्या लिख दिया है, इन्होंने क्या लिख दिया है, इस बैड परचेज को हाई BOHJ और YZ, कोई बात नहीं। दूसरा वर्ड देखेंगे, दूसरा वर्ड क्या कह रहा है, इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स को इन्होंने लिख दिया है हाई टू GEMR, कोई बात नहीं। चौथा इन्होंने लिखा है परचेज बैड स्टफ ओनली, इसको इन्होंने क्या लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है YZ BORD FP। तो अब मेरे पास सवाल आ गया, सवाल क्या कह रहा है कि फिर बताइए इन्वेस्ट एफर्ट टू एनर्जी का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा। अपने पास क्या है, ऑप्शन है ए कह रहा है UXGHJ HI, बी कह रहा है HIBOMR FP, सी कह रहा है TAHJ YZ, डी कह रहा है HJ HI TA YZ। बताओ भाई, अब ये एग्ज़ाम में ऐसा आएगा आपके, बोर्ड हिल क्यों रहा है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल रीजनिंग का मतलब यही होता है तर्क वितर्क, सोच समझना और उसमें सवाल करना। जैसे अब इसने बोल दिया कूट भाषा में, एक है कूट भाषा, पता नहीं कौन सी भाषा है, कूट पूट, लेकिन पढ़ते रहो, कूट पूट पढ़ते रहो, जो वीडियो एग्जाम निकलेगा ना मज़ा आ जाएगा। तो क्या बात, एक निश्चित कूट भाषा में बैड टाइम टू परचेज लिखा है, इसका जो ये लिखा हुआ है इसको हमने मान लिया है कि ये है, मतलब जो ये बैड टाइम टू परचेज है, तो अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, बैड टाइम टू परचेज मतलब इसका सिमिलर है। इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट मतलब ये भी इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट, परचेज बैड स्टफ ओनली ये भी परचेज। अब कह रहा है फिर अगर इसका कोड ये है तो बताओ इन्वेस्ट एफर्ट टू एनर्जी का कोड क्या होगा, समझेंगे अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे यूएक्स, यहाँ पे कहीं यूएक्स भी लिखा होगा, अभी एक कोडिंग में यूएक्स, हाँ मनी यूएक्स लिखा हुआ, मनी कहाँ गई, मनी नहीं वो हमने इंटर ही नहीं किया, 4 होंगे इसके पास, 1 2 3 4, हाँ यू आर राइट। हाँ तो एक आपका और है, ओनली एनर्जी एंड मनी, इसको इन्होंने क्या लिखा है, TA FBMR UX। सोचो समझो, जब कभी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, जब भी रीजनिंग आपकी इस टाइप की आ जाए, तो हमें इसमें से समीकरण 1 2 3 एंड 4, ये मेरी क्या है, ये समीकरण है, ये मेरी क्या है, ये मेरे समीकरण। अब इन समीकरणों को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, मतलब इनको रिलेट करेंगे आपस में। अगर ये रिलेट होकर के जो मेरा सेम होगा पोर्शन, जैसे अगर हमने यहाँ पे सपोज दैट हमने फर्स्ट वाली को अगर 3 से रिलेट कर दिया, तो बैड टाइम टू परचेज लिखा, इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट लिखा है। अगर इसमें जो मिलता जुलता होगा वो हम नोट कर लेंगे। यहाँ देखो HI है, मतलब HI है, गो कहीं नहीं है, YZ HG कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे। अगर हमने यहाँ का रिलेशन दिया 2 का 4 से दे दो,
ओनली एनर्जी एंड मनी, परचेज बैड स्टफ ओनली, ओनली क्या है एंड ओनली क्या है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनका कोडिंग एक होगी इनकी। अब हमने क्या 1 से 4 की बात करी है, मतलब 1 से हमने 4 की बात करी है, पहले हमने क्या बात करी थी, हाँ ठीक है। अगर मैं 1 से 4 की बात करूँगा तो देखो, नहीं 1 से 4 की बात मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 से 4 की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं 2 से कर रहा था। हाँ, तो हमने ओनली बात की। अब मनी आ गई इसमें, तो इसमें मनी है कहीं पे, नहीं है, छोड़ो नहीं है। अब आओ यहाँ पे 1 से 2 में देखो, इसमें हो चुका है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। अब हम इसमें TAYZ में देखो, TA है कहीं यहाँ पे, नहीं, FB है कहीं पे, नहीं, MR नहीं, UX नहीं, और U पर BORD, ये इसमें कुछ मिल रहा है, YZBOFR नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देना है। फिर हमें क्या बात कर लेना है, अब इसमें फिर कुछ नहीं है, तो हम देखो 3 और 4 का करेंगे। 3 और 4 में परचेज, इन्वेस्ट, बैड स्टफ, मनी, परचेज, और इसमें क्या मिल रहा है, YZ, मतलब तो अब हमें इतनी कोडिंग नहीं मिली है, मेरी इतनी सेम हो गई, बाकी जितनी नहीं मिली छोड़ दो उसको। क्या बोला, इन्वेस्ट, इफोर्ट, कहाँ लिखा है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड इफोर्ट, इन्वेस्ट एंड इफोर्ट। तो इसमें देखो मेरे पास 2GMR लिख रहा है, कहीं यहाँ है 2GMR, हाँ MR इसमें है, हाई इसमें है, और हाई उसमें भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये चलता हुआ जाएगा। अभी हम बात करेंगे एनर्जी का, तो एनर्जी किसमें है, एनर्जी, UX, तो हमारा फर्स्ट वर्ड हमने क्या पकड़ा, UX, किसमें UX है, इसमें UX है। अगर इसमें UX है तो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी को हम कहाँ से रेट करेंगे, UX से, और एनर्जी का कोड क्या है, UX, तो हमने क्या बात कर लिया यहाँ से, UX किसी और आपको ऑप्शन में दिख रहा है, GHGHI HI BOMR एंड TANJYZ HR नहीं दिख रहा, तो हमें क्या लगा देना है, UX। बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता से हमें UX ठोक के आना, वहाँ पे देख करके आना। UX किसी एग्जाम इसमें है ही नहीं, तो सारे ऑप्शन खारिज, सारे ऑप्शन खत्म, एंड, टाटा बाय बाय, इसलिए यह लगा के आना है। चलो रीजनिंग देखते हैं, और थोड़ी देख लेते हैं, रीजनिंग थोड़ी और देख लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि एक निश्चित कोड है कोई, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक निश्चित कोड है, एक निश्चित कोड है, एक निश्चित कोड है, कोई कोड है जिसमें हम क्या लिखते हैं, लॉन्गर, जिसमें हम लॉन्गर को लिखते हैं QDFMNR, QDFMNK, NK लिखते हैं, के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए टाइगर को क्या लिखा जाएगा, टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ABCD बना लेते हैं इसको। देखो जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर, जैसे क्या लिखा हुआ है आपको, लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर है। अब इसका कोडिंग क्या है, QDFMNK। अब हमें पता है L कितने पे आता है, 12 पे, तो अगर L 12 पे आता है तो यहाँ पे कौन सा था, जो सुनो, L 12 पे है, Q 17 पे, O 15 पे, D 4 पे, तो 4 15 कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो हम तुरंत फर्स्ट एंड लास्ट देख लेंगे। L 12 पे, ये कितने पे, K 11 पे, तो मतलब अगर ये 12 पे आ रहा है और ये 11 पे, मतलब एक माइनस हो रहा है, चीज़ें क्लियर। O 15 पे है और इसका पड़ोसी कितने पे है, 14 पे है, मतलब एक माइनस हो रहा है। N 14 पे है और ये कितना पे है, 13 पे, तो क्या -1 हो रहा है। G 7 पे है और ये F 6 पे है, मतलब -1 हो रहा है। देखो कोडिंग ऐसे करेंगे हम, तो हमें अगर टाइगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगर टाइगर लिखना है तो हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चले तब ना, अगर हमें टाइगर लिखना है तो कोई समस्या नहीं। टाइगर, टाइगर
टी कितने पे आता है 20 पे, लेकिन हमें एक कम पे लिखना है, तो क्या हमें 19 लिखना है। 19 किस पे आता है आर पे, आर पे क्या आता है 19, सॉरी आर 18 पे आता है, एस किस पे आता है 19 पे। आई अगर 9 पे आता है तो हमें इसका एक कम करेंगे तो एच 8 पे आता है, जी 7 पे आता है अगर हम इसके कम करेंगे तो एफ 6 पे आता है, ई 5 पे आता है कम करेंगे तो डी 4 पे आएगा, आर 18 पे तो क्यू करेंगे 17 पे। तो हमने क्या कर दिया -1 कर दिया। अब हमने जब -1 तो सीरीज क्या बनी आपकी क्यू डी एफ एच एस, क्यू पी एच पी एस, क्यू डी एच आर वी, क्यू डी पी एच एस, ऐसे सवाल आएंगे आपके पास ऑप्शन में, आप ठोंक के ये वाला आना है, क्योंकि क्यू डी एफ एच एस आपने निकाला है, लगा के आना। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिल की तमन्ना हो तो बता देना, हो तो बता देना, और पढ़ते रहना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। देखिए रोज़ पढ़ेंगे, बूंद बूंद डालेंगे समंदर भर जाएगा, पूरा समंदर मंथन करेंगे फिर, और इससे कम पढ़ेंगे तो वीडियो का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। चपरासी उपरासी हो जाएगा लेकिन वीडियो का नहीं होगा, तो उसने मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सवाल इतना बड़ा आ गया है कि पूरा परिवार लिख दिया गया है। अच्छा, चलो इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, सवाल इतना बड़ा है। अब आप वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े सवाल देख के डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या होगा, क्या होगा, आंसर 2 ही वर्ड का तो होगा मेरे भाई। ज़िंदगी जियोगे उसके बाद क्या होगा, मौत। मौत सिर्फ एक दिन की है, जीवन आप जी रहे 70 साल 80 साल, उसका परिणाम क्या है, आपके जीवन का अंत क्या है, मृत्यु, और आप जी रहे हैं। इसी प्रकार से सवालों का अंत क्या है, आंसर, तो दे देंगे, क्यों परेशान। जब हम लोग इतना सब कर रहे हैं तो इसका भी दे देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अच्छा, इनको लगता है कि हम लोग बिना ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छे एग्जामिनर हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखो ध्यानपूर्वक करना है, लिखा भी है, ये नहीं वहाँ पे ध्यान कहीं और चला जाए। और प्रश्नों का उत्तर दें, फिर और प्रश्नों का उत्तर भी दें। कह रहा है सिर्फ ध्यान से पढ़ना ही नहीं है, उत्तर भी देना। ये नहीं ध्यान से पढ़ते रहे फिर आपको नंबर नहीं मिले तो फिर RTI फाइन कर दो कि सर आपने लिखा था ध्यान से पढ़िए, इसलिए लिखा ध्यान से पढ़िए, और उत्तर का आंसर भी दीजिए, उत्तर का आंसर भी दीजिए। जैसे इसने क्या लिखा है, M+L का अर्थ है LM का बेटा है, ठीक है। दूसरा M गुणे का अर्थ है LM का पिता है। L%M का अर्थ है LM का दामाद है। चीज़ें समझ रहे हो, हाँ। M-L का अर्थ है ML का भाई है, या भाई ML का हो या LM का भाई हो, कोई दिक्कत। अब ये स्टार लगा हुआ है, का अर्थ है L M की पत्नी है। हैज़ का अर्थ है, M का अर्थ है ML की इकलौती बहन है, इकलौती बहन है। तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों पर कौन से 2 प्रतीक आएंगे, यह दिखाने के लिए चिन्हों पे, निम्नलिखित चिन्हों पर 2 प्रतीक
आएंगे यह दिखाने के लिए कि EX की पत्नी है। सोच रहे हो, ये सवाल है, ये सवाल है। सवाल पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ, जवाब छोटा सा पाकिस्तान के टाइप का चुन्नू सा पड़ा होगा कहीं कोने में। पत्नी है तो बताइए अब अपने पास ऑप्शन क्या हैं? A, B, C, D। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, या एक या दो, एक दो को कह रहा। अब यहाँ पे समीकरण क्या दी हुई है? समीकरण दी हुई है x परसेंटेज p, अच्छा कोई बात नहीं, p माइनस c क्वेश्चन मार्क d क्वेश्चन मार्क e। सुनो, इस सवाल को क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। तो भाई ध्यान से पढ़ना है, x भागे p माइनस c 2 अभी हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे ये सीधा सा करना है। चाहो तो ग्राफ बनाओ, फिर ये मिटाना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं। m प्लस l का अर्थ है l m का बेटा है, नहीं समझे? हाँ, तो जहाँ पे प्लस है कोई चीज़ नहीं। अब लिखा हुआ है l और भागे m का अर्थ है कि l m का दामाद है। तो x हमने क्या मान लिया? ये क्या हुआ? x। अगर कहीं x दिख जाए तो x है, ठीक है, कोई x है। भागे का मतलब क्या है? m। अब l कामा m का दामाद, तो यहाँ m का दामाद क्या है? l। m का दामाद क्या है? l। ये इसका भागे का अर्थ है। तो मतलब p का दामाद कौन होगा? x। p का दामाद कौन होगा? x। p यहाँ होगा और दामाद और बेटा दोनों नीचे होते हैं, दोनों इस पीढ़ी पे होंगे। तो ये क्या होगा? x, जिसको हम क्या बोले हैं? दामाद। कोई बात नहीं। माइनस c, माइनस का अर्थ क्या हुआ है? माइनस। ml का भाई है, तो माइनस c अगर हम जोड़ देंगे, माइनस c, तो ये p का भाई है, मतलब ये p का भाई है। कोई बात नहीं। अब हमें फाइंड करना है d एंड इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, जो इसको इसकी पत्नी बनाने के लिए। x को अगर मैं पत्नी बनाऊं तो मान लो ये x को मैंने पत्नी बना दी है, लेकिन बाकी रिलेशन बीच में कैसा होगा? बाकी रिलेशन बीच में कैसा होगा? अगर मैं पत्नी बनाऊं x को, अगर e की पत्नी बनाऊं, क्या कह रहा है? e x की पत्नी है, e x की पत्नी है, मतलब x क्या है? दामाद है, तो मतलब पॉजिटिव है। तो अब सीधी सी बात, ये नेगेटिव होगा और आदमी ये है तो पॉजिटिव होगा। अब बात कर रहा है कि e x की पत्नी है, लेकिन हमें ये दो वर्ड यहाँ पे डिफाइन करने हैं और पता करना है। जैसे हमने प्लस का क्या मतलब होता? बेटा है, ठीक है भाई। अगर ये इसका बेटा है, अगर ये इसका दामाद है, अगर ये इसका हम बेटा कर दें भाई, अगर यहाँ पे हम मान लो प्लस कर देते हैं, प्लस का मतलब क्या हुआ? इसका बेटा, प्लस का मतलब इसका बेटा। और मेरे पास ऑप्शन क्या है? इकलौती बहन है, इसका मतलब क्या है? इकलौती बहन। सुनो, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन रखते हैं, अब इसका भाई हो गया। अब बात करूँ मैं अगर इसके बेटे की, इसके बेटे की, बेटे, तो जब बेटे की बात करूँगा तो बाप हमेशा ऊपर होता है, डी ऊपर होगा। एंड ई इसकी अगर बहन की मैं बात करूँ तो इसकी बहन इसके साथ में होगी। अगर इसकी बहन इसके साथ में हैज़ लगा दूंगा तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो अगर मैं ये यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? प्लस और हैज़ लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो इसका बाप हमेशा ऊपर जाएगा और पत्नी, इसकी इकलौती बहन इसके साथ में आ जाएगी। तो बहन, ये बहन हो जाएंगी, ये इकलौती बहन हो जाएगी इसकी, और दोनों आपस में बहन हो जाएंगे, लेकिन एक बहन इसकी पत्नी हो जाएगी, एक बहन इसकी साली हो जाएगी। चीज़ें क्लियर? तो हमने क्या करना है? प्लस और
हैज़ लगाना, प्लस और हैज़ लगाना। इसमें सीन ये होता है कि पिताजी ऊपर होंगे, माताजी पिताजी के साथ में होंगी, मामा और मामी पिताजी और माताजी के साथ में होगी, मौसी माताजी के साथ में होगी, पिताजी के साथ में होंगी। नीचे हम आएंगे, मतलब आप आएंगे, आपकी पत्नी, आपका भाई, उसके नीचे आपकी भतीजी, आपकी बेटी, उसके नीचे पोती पर नाती जाएगी। ऊपर जैसे हम बात करेंगे तो बात आएगा आपका क्या, आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, दादाजी, फिर परदादा। तो 3 पीढ़ियाँ ऊपर 3 पीढ़ियाँ नीचे आपकी चलेंगी ब्लड रिलेशन में। आप चलेंगे पिताजी, दादाजी, परदादाजी। आप चलेंगे आपकी बेटी, आपका पोती पोता, नाती नाता, परनाती नाता। तो ये सीन होता है, 3 पीढ़ियाँ चलेगी, मतलब 6 पीढ़ियों की जानकारी होगी, तब ब्लड रिलेशन आप लगा पाएंगे। चीज़ें क्लियर? अगर क्लियर तो और देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि दी गई जानकारी को फिर कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं बल्कि उत्तर भी दें, चुपचाप बैठे नहीं रहें। जब मंदिरा अपने MBBS कोर्स में टॉप किया, मतलब एक पूरा पैराग्राफ है, तो उसको लिखो, पैराग्राफ को क्या लिखो, जब मंदिरा ने अपने, ये लिख क्यों रहे हो, बात सही है, ये सवाल बहुत बड़ा है, इसको लिखो मत, इसको समझो सिर्फ। क्या कह रहा है सुनो, इसको अब वहाँ से नोट करना, मैं समझा रहा हूँ इसको। जब मंदिरा सिंह अपने MBBS के कोर्स में टॉप किया, कौन है, मंदिरा, नाम लिख लेते हैं, मंदिरा सिंह ने क्या किया, MBBS, और उसमें क्या किया, टॉप किया। ठीक है, जब टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली परिवार की 7वीं सदस्य बन गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं सदस्य कौन बनी, मंदिरा, और ये क्या है, MBBS एंड टॉपर। ठीक है, अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, मतलब इसके अलावा जो परिवार हैं, अर्थात सभी परिवार, तन्मय, नीरजा, मोनिश, सचिन, रुचिका, मोनिश, सचिन, रुचिका और विनीता सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर हैं। एक और आदमी है, मतलब इनके परिवार में 8 लोग हैं। एक है सवाई मानसिंह, ये क्या है, ये डॉक्टर हैं कार्यरत। सवाई मानसिंह इस मतलब 8वें सदस्य हैं और एक कार्यरत हैं अस्पताल में। देखते हैं, अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मंदिरा सिंह, जो मंदिरा सिंह हैं, ये तीसरी उम्र के सबसे कम उम्र के बनते हैं। कम उम्र पीढ़ी कौन है, तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मंदिरा हैं ये। ठीक है, कि मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये मंदिरा सिंह जय सिंह से जुड़ने के लिए रेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 पीढ़ियों के इस परिवार में, हाँ देखो 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 पीढ़ी बढ़ेंगी। 3 पीढ़ियों के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और 2 भाइयों और बहनों के जोड़े भी हैं। मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, 2 लोग आपस में पति पत्नी हैं और 2 लोग भाई बहन हैं। कौन है ये हमें नहीं पता, ये आपको नहीं पता। लिखा है
कि 2 युगल जोड़े, इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और 2 भाइयों बहनों के जोड़े भी हैं। 2 इसमें शादीशुदा लोग हैं और 2 ऐसे हैं जो भाइयों बहनों भी हैं। परिवार में 3 एनकोलॉजिस्ट हैं। अब परिवार में 3 लोग, 3 एनकोलॉजिस्ट हैं। भाई 1 2 3 हो सकते हैं, या 1 2 3 हो सकते हैं, या 1 2 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जो एनकोलॉजिस्ट नहीं है। ये बात तय है क्योंकि 3 ही हैं एनकोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं। 3 एनकोलॉजिस्ट हैं जो दंत चिकित्सक हैं। हाँ, अच्छा, ओके। है परिवार में 3 एनकोलॉजिस्ट हैं जो दंत चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक है। अच्छा, आप समझो 2 क्या हैं? दंत चिकित्सक, और 1 क्या है आपका? चिकित्सक, मतलब जनरल फिजिशियन है। ओहो, बहुत पढ़ा लिखा परिवार है। और 1 स्नायु विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट है। 1 कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट 1 2 3, मतलब हर व्यक्ति 1 पढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति 1 पढ़ा हुआ है। 1 दंत चिकित्सक है, 1 चिकित्सक है, 1 न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। परिवार में कोई महिला 1 ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। ओहो, आप भाई समझो, नीरजा एंड रुचिका एंड विनीता और ये मंदिरा सिंह जो हैं, ये भी लड़की ही हैं। तो 1 2 3 4 ये लोग तो किसी भी प्रकार से जो है एनकोलॉजिस्ट नहीं है, किसी प्रकार से। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। अब विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो एनकोलॉजिस्ट भी नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या होगी? फिजिशियन। इसका मतलब ये क्या होगी? फिजिशियन होगी, क्योंकि एनकोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट अभी नहीं हुई, इसका मतलब वो होगी। ठीक है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति 1 दंत चिकित्सक नहीं है। बाय गॉड। अब जो व्यक्ति तन्मय या मोनिश या सचिन या मान सिंह, ये 1 2 3 मतलब गोल कर लो, गोल कर लो, गोल कर लो, गोल कर लो। ये लोग क्या कह रहे हैं? व्यक्ति 1 दंत चिकित्सक नहीं है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति 1 दंत चिकित्सक नहीं है, मतलब ये व्यक्ति जो हैं दंत चिकित्सक नहीं, इसका मतलब है कि शादी भी नहीं हुई है, एकदम रड़ुए टाइप के हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तन्मय और मोनिश, सचिन और ये सवाई सिंह, इनकी शादी भी नहीं हुई है, मतलब दंत चिकित्सक नहीं है। जबकि मोनिश का पुत्र, जबकि संकीत मोनिश का पुत्र है। अब समझो भाई, परिवार बढ़ रहा है। मोनिश जो है लिखा है संकीत मोनिश का पुत्र है, तो मोनिश का जो पिताजी होगा वो क्या होगा? संकीत। हाय, ये क्या हैं? ये पिताजी हैं, मोनिश के पिताजी हैं, जिसकी पत्नी विनीता है। जबकि संगीत मोनिश का पुत्र है, जिसकी पत्नी विनीता है। अब भाई साहब ये आपस में मैरिड हैं। यू आर राइट। अब मोनिश क्या बोल रहा है? इसकी पत्नी विनीता है। ठीक है। मोनिश एक एनकोलॉजिस्ट है। अब मोनिश क्या है? मोनिश एक एनकोलॉजिस्ट है। एनकोलॉजिस्ट है मोनिश। ठीक है। मोनिश एक एनकोलॉजिस्ट है। मोनिश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। अरे बाय गॉड, क्या लिखो? मोनिश प्लस विनीता, एक तो हस्बैंड वाइफ हैं, दूसरी बात सबसे बिगर हैं, सबसे बड़े हैं परिवार में। मंदिरा सिंह सचिन की बेटी हैं। गुड। सचिन कौन है? सचिन। अब सचिन किसके पिताजी हैं? मंदिरा सिंह के। मंदिरा सिंह के पिताजी कौन है? सचिन महाराज। सचिन महाराज क्या है? मंदिरा सिंह के पिताजी हैं। जबकि रुचिका नीरज की ननद है। जबकि रुचिका नीरजा की ननद है। नीरजा की ननद कौन है? रुचिका। ये नीरजा की ननद है या जेठानी है या भाभी है। निम्नलिखित में कौन चिकित्सक है? इतना पढ़ने के बाद
निम्नलिखित में कौन चिकित्सक है, तो कौन पता करेगा? जो शादीशुदा नहीं होगा वो चिकित्सक नहीं होगा, जो अनमैरिड होगा, जो मैरिड होगा वो चिकित्सक होगा। और चिकित्सक दोनों बड़े हैं और दोनों शादीशुदा हैं, दोनों मैरिड हैं, तो इसमें ऑप्शन में क्या ठोक दोगे आप? विनीता, मोनिश, सचिन, नीरजा। भैया A B C D, तो हमने क्या लिखा? विनीता सबसे बड़ी है, इसकी पत्नी है, आपस में रह रहे हैं, पति पत्नी है, वो डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। क्या सीन हुआ? वो ये डॉक्टर नहीं है, मोनिश डॉक्टर नहीं है, इसलिए विनीता क्या है? डॉक्टर है। पहले गोला हो चुका था, इसलिए क्या है? डॉक्टर है। क्या करोगे? विनीता डॉक्टर है। बहुत ध्यान से पढ़ोगे, सवाल तब हो पाएंगे, वरना हवाई हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पानी पीते पीते पगला जाओगे, लेकिन समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को एकदम बारीकी समझना है। समझ रहे हो? ये एक सवाल नहीं था, ये पूरा प्रदेश था, उसमें इतने लोग निवास कर रहे थे। कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई नहीं, कोई शादीशुदा, लेकिन पढ़ना है। चलिए भाई, तो हमने आज रीजनिंग देखी, धमाकेदार सवाल थे, सीरीज रंगीली आपकी है। अब भाई थोड़ा जीके देख लेते हैं, क्योंकि तीनों पोर्शन अगर साथ में नहीं पढ़ोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। लिखो भाई, सवाल नंबर निम्नलिखित में क्या लिखो? निम्नलिखित में जनरल कनौलदिगे, जनरल नॉलेज, निम्नलिखित में हमने सबसे पहले पढ़ा था ना जनरल नॉलेज, तो हमने कहा है कनौलदिगे क्या होता है, फिर कनौलदिगे मतलब कनौलदिगे मतलब उठ गए, तो नॉलेज ये है। क्या है? निम्नलिखित में किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? भाई समझो, 1 2 3 एंड 4 बरसाना में, नामांकन में, विवाह में या बच्चे के जन्म पर लिखा है निम्नलिखित में किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो विवाह में, नामांकन, बरसाना में नहीं करते हम, किस पे करते हैं? बच्चे के जन्मदिन पर। किस पे करते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो हम कौन सा गायन करते हैं? सोहर का मतलब एक होता है सौहर, तो एक होता है शौहर, इसलिए क्या है? सोहर। अब सोहर जब मिलेगा और पत्नी मिलेगी तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हो शौहर और यहाँ क्या लिखी हो? पत्नी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बच्चे। तो हमने यहाँ से ट्रिक क्या लिखी? सौहर, मतलब सौहर है तो पत्नी है। अगर सौहर है किसी का तो उसकी शायद जाहिर सी बात वो पत्नी होगी किसी की। रीजनिंग से आओ, अगर वो पत्नी है तो उसका मतलब जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चे का जन्म होगा। तो बच्चे का गायन हम क्या करेंगे? इस पे। तो अगर सवाल आ जाए निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाए, तो समझ लो सोहर है मतलब पत्नी होगी, पत्नी मतलब बच्चे होंगे, तो कहीं बच्चे वाला ऑप्शन है? तो हाँ दिया है बच्चे के जन्म पे, तो ठोक देना वहीं पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे, बहुत ध्यान से वहाँ पे एग्ज़ाम को करके आना है। चलो अगला देख लेते हैं। लठ मार होली। अरे बाय गॉड, लठ मार होली। लठ मार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भाई लिखो, पहला क्या है? वृंदावन, दूसरा क्या है? बरसाना, तीसरा क्या है? गोवर्धन,
चौथा क्या है? गोकुल। वृंदावन, बरसाना, गोकुल। तो अभी हम मेरा सवाल क्या था बरसाना में, तो क्या होता है सीन? लठमार होली के लिए निम्न कौन सा स्थान है? तो बरसाना। बरसाना में लठमार होली होती है, मतलब होली में लठ चलते हैं, पीठ लाल, पिछवाड़ा लाल, किसमें? होली में, लठमार। एक उत्तराखंड में एक त्यौहार होता है पत्थर वाला, उसमें उस फेस्टिवल में ना पत्थर मारे जाते हैं, लोग फूट जाते हैं लेकिन पेन नहीं होता है। ऐसे कुछ वहाँ पे मैजिक है, मैं गया हूँ बट थोड़ा सा, तो वहाँ पे पत्थर मारे जाते हैं लोगों को, फिर वो त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ क्या? लठमार होली, मतलब होली में लठ लठ चलेंगे। तो क्या है? बरसाना। क्या लिख देना? बरसाना। कहीं वृंदावन मत लगा के आना, बाय गॉड। वृंदावन में कभी ये जो है लठमार होली, पानी में डुबोने वाली होली और कीचड़ वाली होली नहीं खेली जाती। वृंदावन है, श्री कृष्ण वन है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जहाँ वृंदावन का नाम आ जाए, गोकुल का नाम आ जाए, बांसुरी की आवाज़ ना आए, राधे राधे ना बोलो तो मतलब क्या हुआ? इसलिए चलो आगे देखते। बोलो राधे राधे, आगे देखते हैं क्या बोला है। मिट्टी, क्या बोला है? मिट्टी की बारात। आप समझो, मिट्टी की बारात। यहाँ हम लोगों की बारात रुकी पड़ी है, मिट्टी की बारात जा रही है। समझ रहे हो भाई साहब? कितना अन्याय। मिट्टी की बारात नामक कविता, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन? समझ रहे हो? यहाँ हम लोगों की बारात रुकी हुई है और मिट्टी की बारात जा रही है। मिट्टी पति पत्नी बन रहे हैं, हम लोग सिंगल है। ये अखंड सिंगलता है, ये अखंड सिंगलता है। तो किसने लिखा है? किसने लिखा है? जय शंकर या महादेवी। महादेवी तो ऐसे काम खैर नहीं करती थी। या शिव यंगत, ये तो कहीं विदेशी हैं लग रहा। या मैथिली शरण गुप्त। भाई ये बताओ, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जो लेखक होगा अखंड सिंगल होगा, क्योंकि उसने वो जो है आदमियों की बारात में गए नहीं होगा, इसलिए उसने मिट्टी की बारात और क्या नाम है पेड़ पौधों की बारात और क्या नाम है कपड़ों की, मतलब ऐसी बारात है जो निर्जीव हो, जिसमें कोई मनुष्य का हाथ ना हो, वो अखंड सिंगल रहा होगा। जयशंकर नहीं, शिव यंगत नहीं, महादेव वर्मा ये लेडीज़ थी, ये तो ऐसे लिखेंगे नहीं। मैथिली शरण गुप्त भाई साहब बच्चे, ये क्या करेंगे? इनका नाम भी गुप्त लगा हुआ है और ये गुप्त काम भी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी की बारात लिए जा रहे हैं। किसकी? मिट्टी की। तो लेखक क्या होंगे? मैथिली शरण गुप्त। नाम है गुप्त, इसलिए चीज़ें गुप्त हैं इनकी। तो क्या करेंगे? मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने ही लिखा है मिट्टी की बारात नामक संग्रह की रचना करी इन्होंने। चीज़ें क्लियर? अगर क्लियर हैं तो एक सवाल नंबर लास्ट बचा है, लिख लो और उसके बाद ले लो प्रसाद, बोल दो राधे राधे, फिर करते हैं क्लास अगली यादें। अभिलेखों के अनुसार, किसके अनुसार? अभिलेखों के अनुसार क्या लिखा हुआ है? जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? मार्कर दूसरा लाना पड़ेगा कलम। पल्ली छांदम या शाला भोग, या चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रह्म देया। समझो पहले क्या बात कर रहा है कि जैन चोल अभिलेखों के अनुसार, चोल मतलब बहुत पुराने अभिलेख,
जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को, मतलब जो जैनिज्म की जो सभाएं थी उनको हम कोई भूमि देते थे कि ये ले जाओ, इस पे अपना मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं मतलब है, उनको हम क्या कहते थे, शाला भोग या ब्रह्मदेय या बेलगना या पल्ली छंदनम। तो हम क्या बोलेंगे, पल्ली छंदनम, कि मतलब पल्ली का मतलब ये हुआ कि अभी आप जब पढ़ते तो काहे बैठते हैं, कुर्सी बैठ के एग्ज़ाम में या कुर्सी पे चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं आप अपने कॉलेज में। एक ज़माना बहुत पुराना था जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि टाट हुआ करते थे, अपनी हम पल्ली ले जाते थे, तो इसलिए क्या होता था, अपनी पल्ली ले जाओ, मतलब अपनी बोरिया लेके जाते थे, उस पर हम लोग बैठते थे, बोरिया बैठते थे, सफ़ेद बोरिया यूरिया वाली, उस पर बैठ के पढ़ते थे। इसलिए ज़माना जब पुराना था तो कौन बात करेंगे, जो अभी लोगों के लिए जो हम ज़मीन जैन सभाओं को दिए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पल्ली छंदाना। पल्ली का मतलब पल्ली याद रखना कि अलीम साहब पढ़ने जाते तो पल्ली लेके जाते थे, मतलब पल्ली का मतलब यूरिया की बोरिया, तो हम लोग पल्ली में पढ़े हैं तो इसलिए याद रखना कि पुराने ज़माने में, मैं बहुत पुराना हूँ, 100 साल का हूँ, तो पल्ली में पढ़ता था, किसमें, पल्ली में। तो क्या बोलना, पल्ली छंदाना, मतलब बोरिया पढ़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए। चीज़ें क्लियर है। अगर रिलेट कर पाओगे तो समझ में आएगा, एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। अगर यहाँ से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम पल्ली का ऐसा संबंध है, बहुत पुराने जब मैं पढ़ने जाता था तो बोरिया लेके जाता था ना, एग्ज़ाम में, एक स्कूल में, कहीं भी जाता था, तो इसलिए सीन क्या आएगी कि अलीम सर बोरिया पढ़े, याद रखना, समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। ध्यान से पढ़ना, दिमाग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद मस्ती खूब करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वीडियो फ्रेश होता है, वीडियो के पास तुम जाओगे, सर कैसे, हम अच्छे, आप कैसे, इतना हम्बल होता है वीडियो। तो वीडियो का एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो हमें बनना पड़ेगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी कि वीडियो वाली। आप जिस दिन से आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिस दिन से आपने फॉर्म डाला है, उस दिन से आप वीडियो वाला एक्ट करने लगो। वीडियो तक चलिए, बैठिए, बोलिए, बड़े विचार लाइए, परेशान मत होइए, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरी क्लास में। ओके, बाय बाय।